दोस्तों, मैं हूं अंगद। आज आप सभी लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो तो सभी में 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में आता है। इस वजह से पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को ठीक ढंग से देखें और अपने दिमाग में बैठा लें। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस सारे क्वेश्चंस को आप क्रम से देखें और अपना दिमाग भी लगाइए कि रियल में हम इस क्वेश्चन को जानते हैं कि नहीं। और देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपने सही किए। उन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद इसे आप नोट भी कर लीजिए और साथ साथ में कमेंट भी करिए कि हमारे क्वेश्चन इतने सही हुए, ठीक है ना। तो क्रम से देखें। पहला है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पहला है इसमें ए, जल, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। क्या है? भूमि, जल, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। तीसरा है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों जो अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को अंतः संबंधित होते हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और चौथा है, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि कौन से सही होगा? इसका सही जवाब क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है जवाब इसका? उपयुक्त सभी। इसका जवाब है उपयुक्त सभी, ठीक है। अब ये क्या है? उपयुक्त सभी यानी पर्यावरण क्या होता है, इस चीज़ को जान लें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाते हैं। यानी जितनी भी श्रेणी होती है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के ये जैविक और अजैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जैव और अजैव, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को अंतर संबंधित होते हैं। यानी आपका देखें कि डी जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैले का प्रयोग। तो पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका नहीं है? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरणीय सुरक्षा से कौन सा समय? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैले का प्रयोग, ठीक है। इसका सही जवाब है गरीबी कम करना। ये पर्यावरण सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। जिसके देखिए ये परीक्षाओं में आया हुआ है, क्वेश्चन है UDA, UDM, LDA प्री 2013 में ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक ना। तो देखिए इसमें गरीबी कम करना इसका जवाब नहीं है। यानी धारणीय विकास एवं कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। धारणीय विकास जो है, कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा से सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंधित है। नकारात्मक पहलू यानी इससे वातानुकूलन से पर्यावरणीय सुरक्षा बढ़ता है, यानी पर्यावरणीय जो होता है पर्यावरण डिस्टर्ब होते हैं। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैले का प्रयोग और वातानुकूलन का प्रयोग पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है।
यानी गरीबी कम करना अप्रत्यक्ष पर्यावरण से संबंधित है। और धारणीय विकास वातावरण कागज के थैले का प्रयोग ये क्या है, पर्यावरण रूप से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि पहले दृष्टिकोण के तहत गरीबी कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव ही महत्व की जाए तो ठीक ना। तो कहने का तात्पर्य होता है धारणीय विकास, वातावरण अनुकूलन, गरीबी कम करना, कागज के थैले का प्रयोग, यानी ये गरीबी कम करना पर्यावरण से अप्रत्यक्ष पूछ भी सकता है कि धारणीय विकास, गरीबी कम करना प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष पर्यावरण सुरक्षा से है। तो क्या है, अप्रत्यक्ष है, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब बी होगा, सही, ठीक ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, जीवित घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी। तो यह इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। यानी पर्यावरण किससे बनता है, भौतिक या अजैविक घटक, स्थल, जल, वायु। भौतिक या अजैविक संघटक स्थल हुआ, भौतिक या अजैविक संगठन में, ठीक ना, स्थल जल है, वायु है। जैविक घटक में पादप है, मनुष्य हैं, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव हैं, ठीक ना। जीविक घटक, जिससे जीविक घटकों क्या कहते हो, पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा घटक जो होता है, ऊर्जा घटक से भी बनता है, सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा, उपयुक्त सभी। इसमें से इसका जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। यानी पर्यावरण किससे बनता है, जीविक घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतियों घटकों से, भू आकृतियों घटकों से, उपयुक्त सभी। यानी इसका जवाब क्या होगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पर्यावरणीय घटक जो होते हैं, भौतिक और अजैविक संगठन, जल, वायु, स्थल, वायु, जल जो होते हैं भौतिक होते हैं, घटक होते हैं, ठीक ना। भौतिक घटक होते हैं पर्यावरण में। भौतिक घटक कौन है, या अजैविक घटक, स्थल, वायु, जल होते हैं। जैविक घटक जो होते हैं, पादप होते हैं, मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ऊर्जा घटक होते हैं, सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब होते हैं, ठीक ना। तो पर्यावरण किससे बनता है, उपयुक्त सभी से बनता है। इसका जवाब होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होता है 1986 में पारित किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेगा। 1986 में पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में 1986 में पारित हुआ। ये संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है। 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन से, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये यूपी पीसीएस प्री 2014 में आया था, 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी धारणीय विकास के उपयोग के संदेह अंतःपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास किससे उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ठीक है। तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। इसका धारणीय विकास क्या होता है, पहले ये जान लें। धारणीय विकास की वह धारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास सामूहिक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी प्राकृतिक संसाधन, इसका जवाब क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। संवेदनशीलता का विषय, धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को न्यायसंगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना। यानी धारणीय विकास का तात्पर्य होता है जितने ही प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है ना, रक्षा, प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनको पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग, रक्षा,
संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना ही धारणीय विकास के अंतर्गत आता है। यानी इसका उपयोग अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय धारणीय विकास प्राकृतिक, इस वजह से इसका जवाब क्या होगा, ये सही हो जाएगा। क्या होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है परीक्षाओं में, हमेशा पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 23 सितंबर को, ठीक है, ये झारखंड UPCM में है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2014 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय का छोटा द्वीप, ठीक है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, सॉरी गलती हो गया, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन को 5 जून को मनाया जाता है। ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं बार बार नहीं करने वाला हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कई तारीख को, 5 जून को। फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए कितने दिन कितने साल आए हुए हैं, हमेशा पूछा है। विश्व पर्यावरण दिवस के तारीख को मनाया जाता है 5 जून को, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। कहने का मतलब, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। पहला है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275A के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 233A के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चाहिए। यानी कूट को चीज देखना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसका कूट जो सही होगा, केवल 1 सही है। क्या है, केवल 1 सही है, राइट, ठीक है, केवल 1 सही है। ठीक है, अब इसे ठीक ढंग से देख लीजिएगा, केवल 1 सही है, राइट, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है। हरित विकास EPPCS में पूछा गया था। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है। तो इसका जवाब है WM एडम्स, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 11वां है, निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। वन, जल, सड़कें, खनिज। यानी एक कोई ऐसा है कि प्राकृतिक पूंजी की में सम्मिलित किए जाते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, क्लियर है, आप लोग सभी जानते हैं। सड़कें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। यानी
इसका जवाब होगा सही। आप भी नोट करिए, अगर आप भी नोट करिए, आप भी को भी नोट करना चाहिए और इसे लिखना भी चाहिए और साथ साथ में गेस भी करना चाहिए कि हमारा कौन सा प्रश्न सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप जानते हैं कि नहीं, ठीक ना। कमेंट में भी लिखा करिए कि हमें इतने क्वेश्चन को मैंने सही किया था। इसकी मैं व्याख्या भी दे रहा हूँ और उसको ध्यान दीजिए। जल चक्र क्या? जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर चक्र में जल का वाष्पीकरण होता है, जैसे कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस की क्रिया। बर्फ के जल में द्रवीकरण होता है और जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता भी है। इस वजह से जल चक्र सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण जल चक्र में, यानी सौर विकिरण यानी सूरज की गर्मी जो होती है जल को उड़ाती है आकाश में, उन्हें उसका संघनन करती है, धरती पे क्या होता है, वर्षा होती है। इस वजह से जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बन चक्र में नहीं, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में नहीं, यानी सूरज की किरणें जो होती है जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है, यानी नीरी कहाँ अवस्थित है, ठीक ना। तो नीरी हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लोअर पीसीएस में कई बार पूछा था, यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, मेंस में उत्तराखंड में पूछा गया था, मैंने बहुत सारे परीक्षाओं में यह पूछा गया है। नीरी, नीरी का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, स्पेशली अवस्थित है नागपुर में। नीरी के समझ जाना, याद कैसे हुआ, नीरी है ना, नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसका पूरा नाम है, ठीक है, नीरी का। तो इस पर नागपुर में अवस्थित है, ठीक ना। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी। किसकी स्थापना? नीरी की। नीरी की स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, यानी सतत विकास चाहते हैं तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध या नियंत्रण, निर्भरता को घटाना, यानी इसमें से कौन सा सतत विकास चाहते हैं, हमेशा विकसित होना चाहते हैं तो उपयुक्त सभी। निर्भरता को घटाना भी एक महत्वपूर्ण है, ठीक ना, विकास में सहयोग करता है, ठीक ना। ये सतत विकास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं खोज कर ले आया हूँ दोस्तों, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर मिले। सारे परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास तरह से आप ध्यान दीजिए, जब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, इसके बारे में कुछ कह रहा हूँ, उस सारी चीज़ों को भी ध्यान से सुनिए, तभी जाकर के आपको क्वेश्चन को पकड़ में आएगा, ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो व्याख्यात्मक चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए जो व्याख्या में किया कर रहा हूँ, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, अब कहाँ किया गया था, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्योटो में। तो दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण सतत विकास पर पहला शिखर सम्मेलन, यानी पहला शिखर सम्मेलन कैसे मतलब है प्रथम कि 1992 में, ठीक ना, ब्राज़ील में किया गया था, ठीक ना, रियो डी जेनेरियो, ठीक ना, 1992 में किया गया था, 1992 में, 1992, ठीक ना, 1992 में किया गया था, 92, ठीक ना, रियो डी जेनेरियो में, ठीक। तो ये रियो डी जेनेरियो में प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया था, ठीक ना।
और जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 2012 में भी रियो डी जेनेरियो में ही किया गया था, यानी 2012 में भी क्या किया गया था, रियो डी जेनेरियो में भी किया गया था। यानी प्रथम शिखर सम्मेलन जो होता है रियो डी जेनेरियो में प्रथम शिखर सम्मेलन से मतलब होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा गया तो क्या रियो डी जेनेरियो में किया गया था। एक सेम क्वेश्चन है 16वां। हम देखिए नेक्स्ट है, रियो डी जेनेरियो की संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था कहाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, पर्यावरण और प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है क्वेश्चन, पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण था। रियो डी जेनेरियो में 1992 में, रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में है। 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन था, ये बहुत ही संपन्न हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। ये कौन सा है, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हो, वायुमंडल कहते हो। क्या कहते हो, वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, जो परितः चारों ओर होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है। वायु क्या है, तो वायु जो होता है विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, इसे मिश्रण कह सकते हैं। यौगिक है, तत्व है, विद्युत अपघट्य है, ऐसा नहीं है, ये मिश्रण होता है। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। क्या है, एक मिश्रण है। वायु जो होता है रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों के तत्वों यौगिक मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है वायुमंडल में कितने गैसों का मिश्रण पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन होता है, 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो होता है 21% पाई जाती है। और आर्गन जो होता है 0.93% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाई जाती है 0.038% पाई जाती है, 38% पाई। इस वजह से इस सारे मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। ये सब पाई जाती हैं वायु के रूप में, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। वायु क्या है, एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो मालूम है, अभी बताए थे 78%। कितना होती है, 78% होती है शुष्क जल में ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की मात्रा 78% बताए थे अभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। कौन सी गैस जो होती है वायु में नहीं पाई जाती है, ठीक है। हीलियम, आर्गन, रेडान और नियान। तो कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब देखो वायु नहीं पाई जाती है, रेडान जो होता है
अक्सर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेडान, अक्सर देखे होंगे जो पूछता है कि भूकंप जब आता है तो कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो रेडान की होती है। क्या होती है? रेडान की होती है। जब और भी गैस से जब भूकंप आना होता है या आ जाता है तो उसमें रेडान की गैस के वातावरण में रेडान गैस की मात्रा हो जाती है। तो नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो रेडान जो होता है वायु में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और बाकी सब गैस होती हैं। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 20.95 होता है, आर्गन जो होता है आर्गन के बारे में नहीं होता। आर्गन जो होता है गैस में पाई जाती है 0.93% होती है, सॉरी ये 0 है, 93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% होती है, ठीक है। नियान जो होता है नियान जो होता है 0.0018% होती है। हीलियम जो होता है 0.0005% होती है। 80 है, 3 टाइम 0 है, ठीक है। और मेथेन जो होती है, ठीक है, मेथेन जो होता है होती है 0.00017% होती है, यानी 0.17% होती है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? 17 जिसे कहते हो, यहाँ 17 है, ठीक है। तो 17% होती है। तो अब यहाँ देखो नाइट्रोजन तो 78% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है 20% से होती है, 21% के लमसम होती है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो रेडान जो होती है आपकी नोबल गैसों के रूप में नहीं पाई जाती है, वायु के रूप में। जब आपकी भूकंप आता है तो उस समय इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पर्यावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी पर्यावरण में सबसे अधिक ही प्रतिशत के रूप में कौन होती है? नाइट्रोजन होती है। ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह होती है, तो भी देखो यह नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन हवा में सबसे अधिक ही पाई जाती है, नाइट्रोजन, राइट। 24 है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? यानी पृथ्वी पे जो होता है, पृथ्वी पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, यानी कौन सी गैस नहीं मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है हम सभी लोगों को जैसे प्रभावित करेगा, तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कई प्रतिरोधक पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जिसमें आईएएस के पेपर में आया था, तो कह रहा है कि कई प्रतिरोधी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रतिरोधी पौधे हैं जो क्यों नहीं बढ़ते हैं? तो प्रतिरोधी नहीं है, सॉरी, प्रतिरोपित पौधे, यानी जो हम रोपते हैं इसलिए नहीं बढ़ते, वो बढ़ते नहीं, उसका विकास नहीं हो पाता है। तो कारण क्या है कि प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यानी जब हम नहीं बढ़ते हैं तो हम प्रतिरोपण के दौरान जो होते हैं पत्तियां क्या होती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। नई मिट्टी इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रतिरोपण मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। जो मूल रोम जो पानी सोखता है वो नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से वो बढ़ते नहीं हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 25 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे कि और भी सारे क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन और भी आएंगे, कई पार्ट में आएंगे, मैं भेजूँगा। तो इस वजह से ध्यान से देखिए और पूरा कंप्लीट पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसे चैनल पे नए हो, जानकारियाँ अच्छी लगी हैं, हो सकता है कि बहुत बढ़िया ढंग से जानकारियाँ आपको पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। और उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा हल्ला वगैरह होता होगा, वो शोर होता हो, शोरगुल है, तो क्षमा चाहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे और बेहतर ढंग से क्वेश्चन आप मिलेंगे, बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। इसे आप पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखा करिए, तब ज्ञान मिलेगा। व्याख्याओं को भी ध्यान से देखा करिए, ठीक ना। बाय बाय, नमस्कार।